एक राजशाही परिवार में जन्मा लड़का वो जब सड़कों पर उतर सकता है अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, तो बहुजन समाज के नेता क्यों नहीं उतर सकते? जब एक राजशाही परिवार का बेटा बेटी सड़कों पर बैठ सकते हैं, अपने घमंड को छोड़ करके गरीबों के साथ सड़कों पर उतर सकते हैं, आंदोलन में बैठ सकते हैं, रात दिन हजारों किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं, तो बहुजन समाज के नेता अपने ईगो को छोड़ करके एक साथ बैठ करके इस संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए और समाज को बचाने के लिए, उसमें आप देखते हैं कि मुस्लिम वोट एक तरफा सपा को जाती है, बिल्कुल टोटली वोट जाता है, टोटली वोट, और दलित वोट भी काफ़ी संख्या में सपा को गया, ऐसा नहीं है। लेकिन चुनाव है केंद्र का, लोकसभा का। इस चुनाव में यह होगा कि मुस्लिम वोट केंद्र की तरफ जाएगा। कोई चंद्रशेखर जी का वोट कोई अलग नहीं है। चंद्रशेखर जी जो वोट काट रहे हैं, जो भी वोट काटेंगे वो बहन जी का ही वोट काटेंगे। लेकिन तो कांग्रेस चंद्रशेखर जी के साथ गठबंधन क्यों करेगी, जब वोट तो उन्हीं के साथ है, उनके साथ मुस्लिम भी है, ओबीसी भी है, अन्य भी है, अनुभवी भी है। तो उससे पहले वो बहन जी के साथ करेगी ना, तो बहन जी के साथ करेगी। 1925 से अब तक जो उन्होंने टास्क लिया था कि हम पूरे देश में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, पूरे देश में बीजेपी की सरकार को स्थापित करेंगे, अधिकांश राज्यों में फैल भी चुके हैं वो, कुछ राज्य बचे हैं, उनमें वो इस बार पूरी सबसे पहला मुद्दा है कि उनकी अपनी सत्ता कैसे बचेगी, अपनी पहचान, अपना संपत्ति, सब कुछ वो कैसे बचेगा, वो दांव पर लगा है। सबसे पहले ये है, उनको अपना सब कुछ जो आज तक कमाया है वो खतरे में है, उसको बचाना है। संविधान बचे ना बचे, अगर संविधान की इतनी चिंता होती तो संविधान का प्रचार प्रसार बड़े स्तर पर कर रहे होते। साथियों नमस्कार, आज हम चर्चा करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में। जैसा बार बार सुनने में, न्यूज़ में, खबरों में आ रहा है कि क्या कांग्रेस के साथ सभी बहुजन की पार्टियां गठबंधन करेंगी या नहीं, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये अगर ऐसा होता है तो ये देश के इतिहास में और राजनीति में एक भूचाल से कम नहीं होगा। क्योंकि अगर ये गठबंधन होता है सपा से, बसपा से, आरएलडी से, तो कांग्रेस के साथ, तो इससे क्या होगा, भाजपा एकदम बैकफुट पे आ जाएगी और शायद भाजपा के लिए 2024 का चुनाव किसी चुनौती से कम नहीं होगा। तो उसी चुनाव के बारे में आज हम करेंगे चर्चा। और आज हमारी खास मेहमान हैं आपके बीच में निर्देश जी, तो आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आप बताइएगा 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, ज़्यादा समय नहीं है। देखिए, जितना भी अभी देखने को मिल रहा है, जिस तरह से कांग्रेस ने इस समय लड़ाई भरी है और हिम्मत जुटाई है, सड़कों पर उतरी है, तो उससे एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि अब पूरी तरह से कांग्रेस खुद को बचाने के लिए जद्दोजहद में लगी है जी। भले ही कांग्रेस का मैं मानती हूँ, देखिए वो अपनी पार्टी को बचाने के लिए लगी, लेकिन बाकी जितनी बहुजन समाज की पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो संविधान बचाने की लड़ाई है उनकी। और इस वक्त संविधान मिलकर बचाया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से जुटी हुई है, लगी हुई है। अब अगर हम केंद्र का चुनाव देखते हैं तो यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियों की कोई ज़्यादा बड़ी खास भूमिका रहेगी नहीं। क्षेत्रीय पार्टियों क्यों, आरएलडी है बिहार में, ठीक है, यहाँ पर सॉरी, आरएलडी तो यूपी में है, जन चौधरी साहब की, और जेडीयू है, नीतीश जी है, लालू जी है बिहार में, ममता जी हैं बंगाल में, इसी तरह से कांग्रेस है अभी राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में बहन जी हैं, अखिलेश यादव है, और चंद्रशेखर भाई हैं, युवा चेहरा। तो आप अगर ये सारे के सारे एकजुट हो जाते हैं तो संविधान भी बच जाएगा, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये भी बच जाएंगे। तो इसके लिए अभी ज़रूरत है कि जितने भी लीडर हैं बहुजन समाज की और जितनी भी ओबीसी और एससी की पार्टियां हैं, ये राजनीतिक लीडर बैठे एक साथ आएं और इस पर प्लानिंग करें। इस वक्त अगर जब राहुल गांधी एक राजशाही परिवार में जन्मा लड़का
वो जब सड़कों पर उतर सकता है अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, तो बहुजन समाज के नेता क्यों नहीं उतर सकते? जब एक राजशाही परिवार का बेटा बेटी सड़कों पर बैठ सकते हैं, अपने घमंड को छोड़ करके गरीबों के साथ सड़कों पर उतर सकते हैं, आंदोलन में बैठ सकते हैं, रात दिन हजारों किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं, तो बहुजन समाज के नेता अपने ईगो को छोड़ करके एक साथ बैठ करके इस संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए और समाज को बचाने के लिए, सबसे बड़ी बात यह है। जी सही बात है। सबसे बड़ी बात है समाज को बचाने के लिए। आपका समाज डूब रहा है, तो उसको बचाने के लिए ये लोग क्यों नहीं अपना ईगो छोड़ करके एक साथ बैठ सकते? तो कहने में तो आ रहा है, राहुल जी ने अभी भारत जोड़ो यात्रा में एक दिल्ली में भाषण दिया था कि बहन जी की वोट समर्थक पूरे देश में है। हालांकि अखिलेश यादव जी के नहीं है। अगले दिन अखिलेश यादव जी ने बयान भी दिया अपनी सफाई के लिए। तो बहन जी ने भी समर्थन दिया है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। तो अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि क्या बहन जी कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगी? अगर करेंगी तो भाई चंद्रशेखर की जो पार्टी है एएसपी, उनका भविष्य क्या दिखाई देता है? क्या कांग्रेस उस भाई चंद्रशेखर के साथ भी गठबंधन करेंगी या नहीं? देखिए, इस वक्त अगर मैं पहली बात तो ये कहूँगी, बहन जी ने जो बधाई दी है क्या कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा की, ये बहन जी की बहुत पॉजिटिव प्रतिक्रिया है कि उन्होंने राजनीतिक रूप से अपनी ओर से जो बधाई दी। इसमें कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना चाहिए कि भविष्य में क्या पता बहन मायावती जी कांग्रेस के साथ एक दांव उस समय खेल दें, क्योंकि राजनीतिक दांव पेच का कभी पता नहीं होता है। और बहन जी ने 4 बार सत्ता चलाई है उत्तर प्रदेश के अंदर। उनके दांव का, उनके क्रिया की प्रतिक्रिया उनकी कैसी होगी, ये जल्दी से कोई आम जनता आइडिया नहीं लगा पाती है जी। तो ऐसा भी हो सकता है कि बहन जी अभी समय है, सही समय आने पर कांग्रेस के साथ आ जाए। तो इस तरह से मुझे लगता है जितने भी बाकी छोटे दल हैं यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, पश्चिम बंगाल में ममता जी की है, तो ये सब इस समय मुझे लगता है कि बीजेपी से पीछे छुड़ाने के लिए किसी भी तरह से सारे लोग एकजुट हो जाएं। और उसके बाद यदि कांग्रेस हरकत करती है तो फिर सारे कांग्रेस को छोड़कर एकजुट हो जाए, बीजेपी को भी छोड़ दें जी। तो भाई बहुजन समाज की, शूद्रों की, ऐसी की खुद की इतने सारे दल हैं, खुद का इतना वोट बैंक है उनका, अगर वो कांग्रेस और बीजेपी के साथ नहीं भी जाएं, वो आपस में खुद एकजुट होकर के अगर लड़ाई लड़ें तो वो कांग्रेस बीजेपी के बिना भी लड़ सकते हैं और सत्ता में आ सकते हैं। भाई सबसे बड़ी चीज तो यह है कि वो बैसाखी चाहे ही क्यों। मैं ये कहती हूँ, बहुजन समाज का कॉमन दुश्मन ब्राह्मण है, ब्राह्मणवाद सोच है, जो कांग्रेस में भी है, जो बीजेपी में भी है जी। वो शोषण ना तो उनका कांग्रेस के रहते हटेगा, ना बीजेपी के रहते हटेगा। हाँ बिल्कुल, जैसे भारत जोड़ो यात्रा से साबित है। भारत जोड़ो यात्रा से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था जाति तोड़ो यात्रा। जाति तोड़ो यात्रा, अगर राहुल गांधी जी मूल समस्या जाति की है देश के लिए। भारत तो जुड़ा ही हुआ है, कहीं कोई टूटा नहीं है। संविधान एकदम मजबूती के साथ जोड़े हुए हैं इसकी संप्रभुता को लेके। भारत की जो संविधान की उद्देशिका है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। तो क्या है कि भारत तो है ही एकजुट। अब मेरा मानना ये है कि जैसे कि चर्चा हम कर रहे हैं, ये इससे काफ़ी अच्छा लोगों को दिशा भी जाएगी और मैसेज भी जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी सवाल ये है कि अगर बसपा कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है, ठीक है, तो चंद्रशेखर जी का क्या होगा? अगर बसपा कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है तो मुस्लिम वोट और दलित वोट का जो एकजुट होना है, जो सत्ता की चाबी आज बीजेपी के पास है, वो कल को कांग्रेस के और गठबंधन के पास आ सकती है। तो अब जैसे कि अभी देखा, अभी जो पिछला ही चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश का विधानसभा का, उसमें आप देखते हैं कि मुस्लिम वोट एक तरफा सपा को जाती है, बिल्कुल टोटली वोट जाता है, टोटली वोट, और दलित वोट भी काफ़ी संख्या में सपा को गया, ऐसा नहीं है। लेकिन चुनाव है केंद्र का, लोकसभा का। इस चुनाव में यह होगा कि मुस्लिम वोट केंद्र की तरफ जाएगा, क्योंकि केंद्र में है भाजपा और केंद्र की पार्टियों का चुनाव होगा। तो
मुस्लिम वोट फिर कांग्रेस में जाएगा और दलित वोट और मिल जाए। जो दलित वोट मुख्यतः किसके पास है? बहन जी के पास है। तो सबसे पहले कांग्रेस किसी और पार्टी के साथ गठबंधन से अगर सोचती है तो वो बहन जी के साथ सोचेगी, क्योंकि पूरे देश में अभी भी बहन जी के समर्थक हैं, बहन जी के वोटर्स हैं जो टूटे नहीं हैं। तो अब बात आती है चंद्रशेखर भाई की, जो काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, युवाओं में पूरा जोश एकदम शक्ति प्रदर्शन लगातार जारी रखे हुए हैं। बिल्कुल। तो अब चंद्रशेखर के भाई की जो पार्टी है चंद्रशेखर जी, उस पार्टी का क्या होगा चंद्रशेखर जी का? तो देखिए, वोट बैंक अभी उनका नहीं है। चुनाव में देखा तो बहुत वोट नहीं लेकर आए चंद्रशेखर जी की पार्टी या उनके प्रत्याशी। तो कांग्रेस भी जानती है, क्योंकि कांग्रेस इतनी जल्दी रिस्क लेगी नहीं। जो वोट बहन जी का है वही वोट चंद्रशेखर जी का है। चंद्रशेखर जी का वोट कोई अलग नहीं है। चंद्रशेखर जी जो वोट काट रहे हैं, जो भी वोट काटेंगे वो बहन जी का ही वोट काटेंगे। लेकिन तो कांग्रेस चंद्रशेखर जी के साथ गठबंधन क्यों करेगी, जब वोट तो उन्हीं के साथ है? उनके साथ मुस्लिम भी है, ओबीसी भी है, अन्य भी है, अनुभवी भी हैं। तो उससे पहले वो बहन जी के साथ करेगी ना। तो बहन जी के साथ करेंगे, जी के साथ करेगी, ऑब्वियसली बात। अभी सुनने में आ रहा है कि चंद्रशेखर जी बिजनौर की जो रिजर्व सीट है नगीना, वहाँ पर कुछ लोगों ने बताया है कि चंद्रशेखर जी ने वहाँ पर कुछ बोला है कि मैं यहाँ से चुनाव लोकसभा का 24 का फाइट करूँगा। तो और वहाँ पर एक चीज़ और है, आप देखेंगे कि वहाँ पर वर्तमान में जो गिरीश जी हैं एमपी, वो बसपा से हैं। तो गठबंधन होता है तो यहाँ भी झगड़ा होगा। क्यों? वोट एक ही है, वोट एक ही है। तो वो जो वर्तमान में एमपी है बसपा से, वो सीट चंद्रशेखर जी को जाएगी नहीं गठबंधन में। तो गठबंधन यहाँ अटकेगा। अभी आप देखिए, सीधा सीधा गठबंधन नजर नहीं आता है। दूसरा, चंद्रशेखर जी लगातार अखिलेश यादव जी के पास और जयंत चौधरी जी के संपर्क में लगातार आना जाना है। उपचुनाव में भी साथ दिया, उपचुनाव में भी साथ दिया है। खतौली में उनका समर्थन से एमपी भी बने हैं। तो अब ये पेचीदा होता जा रहा है। तो कांग्रेस और बसपा, ये अगर दोनों एक खेमे में आते हैं तो 24 का जो चुनाव है वो काफ़ी प्रभावित करेगा। अखिलेश यादव हो, उधर लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हैं, और हाल ही में नीतीश कुमार जी तो हटे ही हैं। तो ये सारे के सारे जो लॉबी है, ये बड़े राज्य हैं। देखिए, बंगाल में भाजपा की पकड़ नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर गठबंधन होता है तो उत्तर प्रदेश हाथ से निकल जाएगा। बिहार बड़ा राज्य है, बिहार निकल जाएगा। तो ये 3-4 बड़े बड़े राज्य हैं जो काफ़ी ज़्यादा सीटें लोकसभा की रखते हैं। अगर ये हट जाते हैं तो भाजपा के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबतें आ खड़ी होंगी। तो ये हटेंगे तभी जब मान लीजिए अभी कांग्रेस कोशिश करती है, बहन जी ने भी अभी ट्वीट किया है, हो सकता है कि गठबंधन हो भी जाए। अभी समय काफ़ी है, 1 साल बचा है, 1 साल। तो मुझे लगता है कि इस बार सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, संविधान बचाने का चुनाव है। बिल्कुल, एकदम सही। पार्टी बचाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि संविधान बचाने का चुनाव है, क्योंकि 2025 में आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। जी। उसकी जो स्थापना हुई थी 1925 में। अब 1925 से अब तक जो उन्होंने टास्क लिया था कि हम पूरे देश में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, पूरे देश में बीजेपी की सरकार को स्थापित करेंगे। अधिकांश राज्यों में फैल भी चुके हैं वो। कुछ राज्य बचे हैं, उनमें वो इस बार पूरी घात लगाए बैठे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा, सॉरी। देखिए, ये संविधान बचाना नहीं बचाना, ये सेकेंडरी इशू है। ठीक है। सबसे पहला मुद्दा है कि उनकी अपनी सत्ता कैसे बचेगी, अपनी पहचान, अपना संपत्ति, सब कुछ वो कैसे बचेगा, वो दांव पर लगा है। सबसे पहले ये है, उनको अपना सब कुछ जो आज तक कमाया है वो खतरे में है, उसको बचाना है। संविधान बचे ना बचे, अगर संविधान की इतनी चिंता होती तो संविधान का प्रचार प्रसार बड़े स्तर पर कर रहे होते। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। अब जरूरत ये भी है ना कि जो इन्होंने कमाया है
वो इन्होंने सोचा है कि अब हम उसको बचाने की वजह से हम जैसे हैं उसी परिस्थिति में पड़े रहें। लेकिन आप एग्जाम्पल देखिए आजम खान का, जी संपत्ति कमाई, काम भी किया, इकट्ठा भी किया, जी, लेकिन जब बीजेपी ने छीनना चाहा तो कुछ नहीं छोड़ा, बिल्कुल जेल में और डाल दिया। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कुछ बीजेपी एग्जाम्पल ने दिए हैं। है, लालू लालू जी, प्रसाद यादव जी हैं, हाँ। दवाइयों के लिए रोते रहे, इलाज के लिए परेशान रहे, शरीर की मतलब जर्जर हालत होगी, लेकिन उस हालत में भी उन्होंने एडमिट कराने की बजाय मतलब इस तरह से रखा जो एक आम कैदी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। जी, जी। मतलब संगीन अपराध में भी क्या कहते हैं, इतना टॉर्चर नहीं किया जाता जितना एक बड़े नेता को, इतने बड़े सूबे के नेता को उन्होंने वहाँ, मतलब जब वो छीनने पर आएंगे तो आप उनके कितने भी करीबी बने रहें, आप उनके कितने वफादार बने रहें, वो छीन लेंगे जब वो छीनना चाहेंगे। हाँ, मुस्लिम इसलिए खतरे में है कि उसकी नागरिकता भी खतरे में आई, कुरान तक खतरे में आई और देश से निकालने तक की बात हुई। मुस्लिम इसलिए खतरे में है, मतलब जनता अपने स्तर पर अपने मुद्दों से खतरे पे आई और पार्टियां अपने स्तर से अपने अस्तित्व को लेकर, अपनी विचारधारा को लेकर, अपने सब कुछ आज तक की कमाई को लेके खतरे में आए। मतलब जनता और राजनेता जो बीजेपी के एंटी है, सत्ता में सरकार में नहीं है, भाजपा में, वो सब खतरे में आए। ये सारे खतरे की घंटी जिनके ऊपर बज रही है, और वो सारे के सारे एकजुट होंगे तभी खतरे को टाला जा सकता है। देखिए, संविधान बचाने के साथ जैसे आपने कहा कि उससे ज़्यादा ज़रूरत है ये नेता खुद को बचा लें। जब दोबारा बीजेपी आएगी तो सबसे पहले तो राउंड इन नेताओं पर लगेगा। जी, सही बात। क्या ये नेता बचे रह जाएंगे? बिल्कुल। अरे जब तुम्हारा विचार नहीं बचेगा, तुम्हारा समाज नहीं बचेगा, तो तुम काहे के लिए बचोगे? पूना पैक्ट से पैदा हुए जितने भी नेता आज तैयार हुए हैं, पूना पैक्ट, बाबा साहब अम्बेडकर पूना पैक्ट के साथ समझौते पर राजी नहीं थे, लेकिन पूना पैक्ट ने समाज को MP MLA तो दे दिए, पर समाज से नेता छीन लिए। जयप्रकाश जी का आंदोलन था, उसके बाद भी नेता तैयार हुए हैं, चाहे नीतीश जी हो, लालू हो। तो जितने नेता तैयार हुए वो आंदोलन से तैयार हुए, वो MP MLA से नहीं हुए। जी जी, जितने भी MP MLA बनकर गए हैं वो नेता नहीं बने। बिल्कुल बिल्कुल, वो विचारधारा की लड़ाई लड़ी है। वो जयप्रकाश जी रहे चाहे हो, कोई भी विचार रहा हो, मंडल जी रहे हो, या फिर आप देख लीजिए लालू यादव या क्या कहते हैं मुलायम सिंह यादव या बहन जी या काशीराम साहब, ये जो नेता थे इन्होंने कहीं ना कहीं विचार से शुरुआत की और जमीनी नेता रहे, और जमीन पर काम जमीन इन्होंने बंजर जमीन को, राजनीतिक जो बंजर जमीन थी उसको उपजाऊ जमीन बनाया है। वो राजनीति के लिए बनाया, उन्होंने विचार सींचे हैं, चाहे विचार जो हो, उनके जैसी सोच रही हो उस तरह के विचार हो। जमीन पर बैठ के खाना खाया, हाँ, आम कार्यकर्ता के साथ। क्योंकि जब एंटी पार्टी अलग अलग बन जाती हैं तो अलग अलग खेमे में काम करती हैं, फाइट करती हैं, पक्ष विपक्ष हो जाता है। हाँ। तो चाहे सगा भाई क्यों ना हो, जब प्रतिद्वंदी है तो वो प्रतिद्वंदी है, बिल्कुल, वो चाहे OBC में हो या ऐसे, मतलब जब वो सामने खड़ा है तो वो सामने फिर राजनीतिक रूप से वो भाई नहीं दुश्मन होता है, क्योंकि हमें जीतने पर जोर लगाना पड़ता है, ये नहीं कि हमारा सामने खड़ा कौन है। तो भले वो प्रतिद्वंदी रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं विचार से आए, बिल्कुल। और पूना पैक्ट ने विचार से लोग नहीं निकाले, जो पूना पैक्ट से निकले हुए नेता थे ये केवल और केवल पार्टियों के गुलाम बन के रह गए, बिल्कुल। आज जितने भी नेता, पहले तो ये नहीं बचने वाले, सही बात है। दूसरी चीज, पहले वो बीजेपी का एक सबसे बड़ा फॉर्मूला ये है कि सबसे ज्यादा पैसा देती है, पहले जिसको बर्बाद करना वो पैसे इकट्ठा करवाती है, कि ज्यादा से ज्यादा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे नेता हो या अधिकारी हो। बीजेपी का यही फॉर्मूला है। अधिकारी से पहले तो गलत काम करा लेगी, बहुत बढ़िया तरीके से पूरी छूट देगी गलत काम करने की, उसके बाद उसके गलत काम का फाइल रख लेगी। अब वो पूरी जिंदगी मजबूरी में गलत काम करेगा, एक बार तो वो जोश में कर जाएगा, अब पूरी जिंदगी वो पपेट बन के काम करेगा। ऐसा ही नेताओं का हाल है, ऐसा ही अब जब आज आपको लग रहा है कि जनता तो कह रही है भाई संविधान बचा लो, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं नेताओं आप अपनी पार्टियों को बचा लो, आप अपने आप को बचा लो। सही बात। आप भी तभी बचेंगे जब आप अपनी विचारधारा बचाएंगे, समाज बचाएंगे, क्योंकि समाज से आपकी गिनती है। अगर आज MP MLA का टिकट दिया जाता है तो काउंटिंग के आधार पर दिया जाता है ना। नहीं, मुझे तो ऐसे लगता है कि अभी भी जो लड़ाई है वो गलत दिशा में है। लोग राजनीतिक तो बदलाव चाहते हैं, हाँ, कि कुर्सी से आज जो बैठे हैं मोदी जी ये हट जाएं और राहुल जी आ जाएं, इतना तक तो सोच रहे हैं लोग भाजपा को देख के। लेकिन जो असली परिवर्तन है, जो आप फाइट कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, हमारे जैसे हजारों लाखों लोग लगे हुए हैं अपने अपने स्तर से, तो वो जो वैचारिक परिवर्तन है ये कुर्सी ही बदले, कुर्सी पे बैठने वाला व्यक्ति ना बदले, मतलब कुर्सी ही बदले।
विचार ही बदले पूरी तरह से, कुर्सी पे बैठ तब गए। तो परिवर्तन होगा कल को। फिर कांग्रेस से दुखी थे, ये कारण थे, तभी तो बीजेपी आई। बिल्कुल। अब फिर दुखी हो जाएंगे, क्या पता, बिल्कुल। क्योंकि विचार तो बदलेंगे नहीं। अब तो सिर्फ सत्ता देख रहे कि भाजपा को हटाना है, कांग्रेस को लाना है। तो वही बात मैंने कही ना कि जो हमारा दुश्मन है, जो हमारा इतने वर्षों पुराना दुश्मन है, जो आज भी हमारा दुश्मन है और आगे तक हमारा दुश्मन बने रहेगा, हम जानते हैं अच्छे से, क्योंकि उसके अंदर कतई भी हमारा शोषण करने की गिलानी नहीं आती, उसमें शर्म हया नहीं आती, उसमें कभी भी वो शेम नहीं होता कि भाई मैंने गलत कर दिया। वो और प्राउड करता है कि मेरा तो यहाँ के भी तुम्हें सताना। तो जो विचारधारा का व्यक्ति है जी, उसी का फाउंडर कांग्रेस को फाउंड करने वाला भी वही था और बीजेपी को फाउंडर भी वही है। तो दोनों का फाउंडर तो एक ही है और दोनों के विचारधारा को पोषित करने वाला भी एक ही है। तो हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है इससे, लेकिन हाँ कुछ देर की राहत के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ देर की राहत के लिए हमने, जैसा अभी आपने कहा कि 2024 का चुनाव करीब है, 2024 के चुनाव तक हम या हमारे नेता, हमें दिख रहा है कि इतना दम नहीं है उनमें कि वो एकजुट होकर के वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को फाइट कर दो और वो खुद जाकर सत्ता में बैठ सकते हैं अगर वो चाहें तो। बिल्कुल। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। हमें लग रहा है कि वो बिल्कुल कमजोर, टूटे, मरे हुए से पड़े, बेजान पड़े हैं। तो हमें इस समय एक सब्स्टिट्यूट, मतलब वेंटिलेटर पर पड़े हुए समाज को एक ऑक्सीजन देने के लिए समाज को ये सोचना चाहिए इस वक्त, अगर आप सारे एकजुट होकर के कोशिश करते हैं कि बीजेपी कांग्रेस किनारे हट जाएगी, देश भर में इतनी सारी पार्टियां आपकी, मतलब इतना दबाव बन चुका है कि जो पार्टियां हैं, जो अध्यक्ष हैं बड़ी बड़ी पार्टियों के, जो राज्य पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां भी हैं, वो भी रिस्क नहीं लेना चाहती और जनता भी रिस्क लेना नहीं चाहती। वरना बहुजन की सारी पार्टियां मिलकर एक जनता का मैं इसमें समझती हूँ कोई दोष नहीं है, जनता का कोई दोष नहीं है। अगर देखिए, जब बहन जी ने अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन किया था तो गठबंधन की सीटें निकली थी, समझौते हुए थे। जब ऊपर के नेता मिलते हैं तो नीचे जनता में सौहार्द जाता है, प्यार बढ़ता है, जो टूटा हुआ जो जातियों की बिखराव है वो बिखराव जुड़ता है। एक मैग्नेटिक पावर होती है जो ऊपर को देख करके नीचे की जनता को जोड़ती है। जब ऊपर नेता जुड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि नीचे की जनता ये कह दे कि हम नहीं जुड़ने वाले। बिल्कुल। जब डिम्पल यादव जी ने बहन जी के पैर छुए तो एकदम से लोगों के अंदर कितना अपनापन आया कि भाई हमारे नेता एकजुट हो चुके हैं। बिल्कुल आया। जब विरोधाभास हुआ तो लोगों ने कहा कि भाई आकाश आनंद ने मुलायम सिंह यादव जी के पैर क्यों नहीं छुए। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, किसी के पैर छूना ये होना, ये कुछ भी नहीं है, बस एक संदेश जाता है जी कि हम अंदर से भी साथ हैं, हम आपके रेस्पेक्ट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ऊपर के नेता जुड़ेंगे तो नीचे की जनता का कोई दोष नहीं, वो परमानेंट जुड़ जाएगी। बिल्कुल। वहाँ झगड़े खत्म होंगे, वहाँ भाईचारा जो टूटा पड़ा है, बिखरा पड़ा है, वो एकजुट होगा और ये जो वोट बिखरा हुआ है ये वोट भी एक जगह आएगा। आज यही कारण है कि 3% लोग इकट्ठे हैं, इस वजह से वो सत्ता पर आसीन है, और 97% लोग बिखरे हुए हैं, इसलिए वो सत्ता से बाहर है। बिल्कुल। क्या एक क्वेश्चन और चलते चलते, क्या अगर कांग्रेस के साथ ये बहुजन की जितनी पार्टियां हैं गठबंधन ना करें, ठीक है, नीतीश है, लालू है, उनके बेटा तेजस्वी है, यूपी में बहन जी है, अखिलेश जी हैं, जैन चौधरी जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, जैसे भी अभी भले ही ना हो वोट बैंक, सही बात है, अभी देखिए स्टार्टिंग है उनकी वो भी। लेकिन अगर ये सारे के सारे मिलकर तमिलनाडु के एम के स्टालिन जी हैं, हेमंत सोरेन जी हैं झारखंड में, अगर ये सारे के सारे मिलकर एक प्रधानमंत्री का चेहरा पब्लिश कर देते हैं तो क्या वाकई में ही बड़ा परिवर्तन होगा या इनमें से कोई मुख्यमंत्री का दावेदार हो सकता है, बन सकता है? देखिए फिर तो सारे राज्यों में मुख्यमंत्री इनके होंगे। किस राज्य में ओबीसी की जनसंख्या नहीं है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का चेहरा अगर ये आज चुनते और ये सारे लोग इस तरह से काम करते तो इनके पास क्या कमी है? वोट से सरकारें बनती है ना, तो वोट तो सारा इन्हीं के पास है। अगर ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री का फेस ये लोग लेकर आते हैं 2024 में, तो मुझे लगता है कि ये इस देश के अंदर आज़ादी के बाद में राजनीति का सबसे बड़ा कदम होगा। बिल्कुल सही बात। बड़ा के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण होगा, और महत्वपूर्ण के साथ साथ सबसे बड़ी बात ये होगी कि विचारधारा से जुड़ा हुआ कदम होगा। क्योंकि अभी तक सत्ता में बैठने की लड़ाई लड़ी गई है, विचारधारा को स्थापित करने की लड़ाई अगर लड़ी है देश के अंदर तो सिर्फ आरएसएस ने लड़ी है।
वो वैचारिक वैचारिक है। अगर विचारों के विचार साथ की समझौता बात- नहीं किया। बिल्कुल। अगर आरएसएस की हम बुराई करते हैं तो इसकी तारीफ ये है कि अगर उसके साथ झूठ है वो झूठ के साथ अड़ा हुआ है। अगर वो उसे पता है कि मैं बिल्कुल